इस समरी का नाम है समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न से लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जॉन सी मैक्सवेल ने एनालाइज किया है कि विनर्स क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे काम करते हैं। विनर्स के माइंडसेट को समझना आपको वो बेसिक स्किल सीखने में हेल्प करेगा जिससे आप किसी भी चैलेंज को खुद को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ के नए एडवेंचर्स को ट्राई करने की हिम्मत जुटाई जाती है। चाहे आप फेल भी हो जाए तो भी ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे अपनी हर गलती से एक सबक लेना चाहिए। उसके बाद चाहे आप हार ही क्यों ना जाए तो भी आपको एक विनर की फीलिंग आएगी। आप ये भी सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी के हर चैलेंजिंग सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है और कैसे एक विनर वाला माइंडसेट अपना करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहला चैप्टर है व्हेन यू आर लूजिंग एवरीथिंग हर्ट्स, यानी आप हार को कैसे देखते हैं ये डिसाइड करता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, यानी सक्सेस वाली या फेलियर वाली। ज्यादातर लोग अपनी हार पर डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते क्योंकि ये उन्हें अपनी कमजोरियां समझते हैं। एक बार कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए वो सक्सेस के लिए मेहनत तो करते हैं पर साथ ही फेलियर भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और चीज की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं सोचते। अपनी हार को वो अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि अगर वो फेल हो भी गए तो भी कुछ नया ही सीखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हम अपनी गलतियों से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। लोगों को फेलियर बुरे लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे या हार गए हैं। ज्यादातर लोग हार को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। लीडरशिप मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था कि ज्यादातर लोग जो हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं और जिन्हें हार बर्दाश्त ही नहीं होती, वो या तो शराबी बन जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, कोई सुपर पावर नहीं, और हार जीत लाइफ का एक हिस्सा भर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। गलती करने से इंसान बदल भी जाता है। आमतौर पर ये चेंज पॉजिटिव होता है, लेकिन कई बार ना ये इंसान को डर और झिझक में फंसा लेता है। तो हमारे नजरिए के हिसाब से फेलियर हमें पॉजिटिव तरीके से भी अफेक्ट कर सकती है और नेगेटिव तरीके से भी। अगर आप अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी होने देंगे तो आपकी हालत उस इंसान जैसी हो जाएगी जो एक बॉक्स में बंद होकर रह गया हो और अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सीखने का और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने का फैसला कर लेंगे तो आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। खुद इस बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल कई सारी गलतियां कर चुके हैं। उनकी एक गलती जो वो कभी नहीं भुला पाए तब हुई थी जब वो अपने ब्रीफ केस में एक गन लेकर घूम रहे थे। एक बार जॉन एल्बामा बिमिरघम के एक चर्च में स्पीच दे रहे थे। जब उनका काम खत्म हुआ तो उनके फ्रेंड क्रिस ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक गन दी। क्रिस ने उनसे कहा कि ये गन जॉन की वाइफ के लिए है ताकि जब वो ट्रैवल कर रहे हो तो सेफ्टी के तौर पर ये गन अपने पास रख सके। जॉन को गन वगैरह पसंद नहीं थी पर फिर भी अपने दोस्त का दिल रखने के लिए उन्होंने गन को अपने पास रख लिया। जॉन ने गन को अपने ब्रीफकेस में रखा था क्योंकि ट्रिप छोटा था, इसलिए वो एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर अपने घर चले गए। अगले कुछ दिनों तक जॉन एक और पब्लिक स्पीकिंग इवेंट की तैयारियों में बिजी रहे। वो ब्रीफकेस में रखी गन के बारे में एकदम ही भूल चुके थे। जिस दिन उन्हें ट्रैवल करना था वो एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरे तो उन्हें अचानक अपने ब्रीफकेस में रखी गन का ख्याल आया। इससे पहले कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी को पता चलता, जॉन ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि उनके ब्रीफ केस में गन है। जॉन एक मशहूर शख्स थे और एयरपोर्ट पर सबको पता था कि वो कौन है। उन्होंने जॉन से माफी मांगते हुए कहा कि वो उन्हें हथकड़ी पहनाने के लिए शर्मिंदा है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रही थी। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि बेल के बाद उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया और ये घटना उनके रिकॉर्ड से हटा दी गई। लेकिन पब्लिक में ये खबर आई तो जॉन ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की गरज से अपने ट्विटर अकाउंट से एक फनी कमेंट डिलीवर किया। वो किस्मत वाले थे कि सबने इसे एक फन एक्सपीरियंस की तरह लिया। लोग बेशक इस बात को हंसी में ले रहे थे,
कुछ लोगों ने जॉन को यहाँ तक कहा कि उन्हें अपनी अगली बुक एयरपोर्ट सिक्योरिटी या फिर गन लेकर जाने पर लिखनी चाहिए। इस एक्सपीरियंस के बाद जॉन ने एक नोट लिखकर अपनी ब्रीफकेस में डाला जिस पर लिखा था, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। यानी कभी आप जीतते हैं, कभी आप सीखते हैं। तो अगर जॉन ने इस घटना को नेगेटिव नजरिए से देखा होता तो शायद आज उनका करियर ही तबाह हो जाता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती से सबक लिया, उसे भूल कर आगे बढ़े और सक्सेस की राह पर चलते रहे। इसी के साथ हम भी आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ह्यूमिलिटी, द स्पिरिट ऑफ लर्निंग। आइए समझते हैं। अपने आसपास के लोगों पर जरा नजर डालिए। आपको पता चलेगा कि कुछ लोग गलतियां तो करते हैं लेकिन वापस फिर से ट्रैक पर आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग गलती करने के बाद नेगेटिव मेंटल स्टेट में फंसकर रह जाते हैं। इन दो टाइप के लोगों के बीच में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ दो शब्दों में बताया जा सकता है, ह्यूमिलिटी एंड प्राइड, यानी नम्रता और घमंड। तो जिन लोगों में घमंड या अकड़ होती है वो जिद्दी होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है और फेल होने से वो कम परफेक्ट हो जाते हैं। तो अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदारी लेने की बजाय ये लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं या फिर हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये हमेशा डिनाइल मोड यानी इनकार करने में लगे रहते हैं और जो चीज उन्हें तकलीफ पहुंचा रही है उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसे लोग असल में फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो इनसिक्योर होते हैं और उनका सोचने का दायरा बहुत ही छोटा होता है। तो अक्सर आप उन्हें दूसरों से अलग थलग देख सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। तो जॉन ये एक्सेप्ट करते हैं कि कभी वो ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल थे। वो बेहद कॉम्पिटिटिव और घमंडी हुआ करते थे। एक बार जॉन ने एक चैलेंज लिया, उनकी पूरी कोशिश रही कि वो जीते और ऐसा हुआ भी। जीत के बाद उन्होंने हारने वाली पार्टी को काफी चिढ़ाया भी। चाहे वो फुटबॉल का छोटा सा मैच भी खेल रहे हो तो भी वो इसे इतना सीरियसली ले लेते थे कि जीत करके ही दम लेते थे, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरों को चोट ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। तो एक्चुअली में जॉन कभी सीखना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें ये गलतफहमी थी कि उन्हें सब कुछ आता है। लेकिन उनकी गलतफहमी तब दूर हुई जब एक दोस्त ने उन्हें एक शर्ट गिफ्ट की जिस पर लिखा था, जब आप मेरे जितने महान होते हैं तो विनम्र होना मुश्किल होता है। बेशक ये एक फनी कोट था लेकिन जॉन ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। उन्होंने अपने करीबी लोगों और दोस्तों से अपने एटीट्यूड के बारे में पूछा तो उन्हें एहसास हुआ कि हर किसी की यही राय थी कि वो एक घमंडी, ओवर कॉन्फिडेंट और जिद्दी इंसान थे। क्योंकि लोग उन्हें प्यार करते थे इसलिए उन्हें सच बताने से कतराते थे। उन्हें यही उम्मीद थी कि एक दिन जॉन बदल जाएंगे और जॉन ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने खुद को बदलने का डिसीजन लिया। जॉन को एक घमंडी इंसान से विनम्र बनने में 3 साल का समय लगा। उन्होंने सीखना शुरू किया और जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। तो आप जब हम्बल यानी विनम्र होते हैं तो अपनी गलतियां मानना और उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। फेलियर के जरिए लाइफ हमें कोई सबक सिखाती है लेकिन घमंडी बनकर आप सीखने और ग्रो करने के मौके गंवा देते हैं। विनम्रता आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराती है, आपको ये अलग और रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सिखाती है और तब आपको एहसास होता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं। आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और आप भी सुधार कर सकते हैं। जरा खुद को गौर से देखिए, अपने बारे में सोचिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। अगर आपको सच में लगता है कि आप एक घमंडी इंसान हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। आप खुद को चेंज कर सकते हैं, आप हम्बल बन सकते हैं और लर्निंग के नए मौके ढूंढ सकते हैं। तो जब तक आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप ये कब से शुरू करने वाले हैं, अभी से कि जस्ट समरी के खत्म होने के बाद, तब तक हम अगले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। लोगों को लगता है कि वो सिर्फ उस काम के लिए जिम्मेदार है जो दूसरों ने उन्हें दिए हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी लेना भी एक डिसीजन है और ये डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक बार आपने जिम्मेदारी लेने का डिसीजन कर लिया तो यानी आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो किसी को दोष दे सकते हैं, बहुत ही आसान है ये काम, या फिर खुद जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपकी चॉइस बताएगी कि आपके फेलियर का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा।
तो अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं मतलब है कि आप लर्न और ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप लंबे वक्त तक जिम्मेदारी से भागते फिरेंगे तो एक दिन आपको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पड़ जाएगी। कई लोग ना इस विक्टिम मेंटालिटी के साथ ही जीते हैं और खुद को लाचार और बेबस दिखाते हैं। जैसे उनका मानना होता है कि वो इकोनॉमी की वजह से काम नहीं करते, बचपन में हुए किसी बुरे हादसे की वजह से वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी इधर उधर की बातें, यानी हर वो काम जो उनसे नहीं हो पाता है उसके लिए वो या तो सोसाइटी को या भेदभाव जैसी चीजों को दोष देते हैं। अपने बुरे हालात के लिए हर वक्त दूसरों को ब्लेम करने से आप उन्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल थमा देते हैं। अगर आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो दूसरे बाहरी फैक्टर्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगेंगे। इसके अलावा जिम्मेदारी लेने से अगर आप भागेंगे तो सीखने और ग्रो करने के मौके आपके हाथ से चले जाएंगे। जबकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सीखने की और फ्लेक्सिबल बनने की जरूरत होती है। अगर आप गलती करने और उससे सीखने से डरेंगे तो कभी भी अपने आप में कोई सुधार नहीं ला पाएंगे। जैसे कि टेड विलियम्स नाम का आदमी बेघर था, वो भीख मांगकर गुजारा करता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। वो रोड के साइड पर खड़ा भीख मांग रहा था कि एक आदमी ने उसे उसका एक पुराना वीडियो दिखाया। इस वीडियो में टेड की एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर गजब की स्किल नजर आ रही थी। वो बड़े ही मजे हुए ढंग से शो कर रहा था। इसमें उसकी स्पीकिंग स्किल साफ नजर आती थी। उसकी आवाज और उसका अंदाज एकदम अलग था, जिसकी वजह से वो बेहद पॉपुलर हुआ करता था। तो ये वीडियो जब YouTube पर अपलोड की गई तो वो एकदम वायरल हो गई। तो टेड को टुडे शो, एंटरटेनमेंट टुनाइट और डॉक्टर फिल के शो में बुलाया गया। लोग शायद इसे टेड की किस्मत कहेंगे, और टेड की कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो वाकई में बहुत ही मेहनती इंसान था। उसे बचपन से ही रेडियो सुनना बड़ा पसंद था। वो रेडियो अनाउंसर्स की नकल उतारता था और कई घंटों तक उनके बोलने के स्टाइल की प्रैक्टिस किया करता था। वो जब हाई स्कूल में था तो उसके एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। अब क्योंकि उसे टाइप करना नहीं आता था तो टेड एक मैकेनिक बनकर रह गया, और ये काम तो उसे जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए वो शराब पीने लगा। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई और उसका बिहेवियर कंट्रोल से बाहर होने लगा। उसकी इन सारी हरकतों की वजह से आर्मी ने उसे निकालकर बाहर फेंका। बाद में टेड ने रेडियो स्टेशन पर काम किया, उसकी शादी भी हुई। वो अभी भी ड्रिंक करता था और अब तो कोकेन भी लेने लगा था। वो एक एडिक्टेड बन चुका था और इस चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी शादी टूट गई थी और उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। वो अब एक बेघर आदमी था जिसे लोगों से मांगकर अपना पेट भरना पड़ रहा था। YouTube वीडियो के वायरल होने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लेकर आएगा। उसने डॉक्टर से हेल्प ली, टेड रिहैब में रहा और अपनी लत से छुटकारा पाया। अब वो एक जिम्मेदार इंसान बन गया था जो हर नशे से आजाद था। तो आपने टेड की कहानी से सीखा कि आपका फ्यूचर आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेकर आप उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर आपका कोई गोल है तो आप उसे भी अचीव कर सकते हैं, चाहे इसके लिए सालों का समय ही क्यों ना लग जाए। लेकिन उसके लिए आपको डटे रहना होगा, सब्र रखना होगा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो यहाँ तक सीखते हुए अब बढ़ते हैं आगे। अगला चैप्टर है इम्प्रूवमेंट, यानी कि सुधार, द फोकस ऑफ लर्निंग। इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप आता है खुद पर काम करना। सेल्फ ग्रोथ के बिना सक्सेस पाई ही नहीं जा सकती। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो आपको नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं और नए एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत आ जाती है। अगर आप सुधार करने के बारे में सोच ही चुके हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें लंबा समय लगता है। ज्यादातर लोग हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सक्सेसफुल होने का तरीका नहीं पता, बल्कि इसलिए कि उनका फोकस खो जाता है। वो सोचते हैं कि अचानक से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन लगातार सुधार हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आगे बढ़ने का नाम है। पहला है सोच समझकर डिसीजन लेना कि आपके अंदर सुधार की गुंजाइश है। दूसरा है फोकस करने के लिए एक एरिया चुनिए। आपका पर्पस और गोल्स पूरा करने के लिए ये एरिया सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हर रोज अपनी लाइफ के इस एक एरिया को इम्प्रूव करने पर फोकस करें। इंटरनेट से पहले लोग न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविजन के जरिए करंट न्यूज देखा करते थे।
वॉल्टर क्रोनकाइट सीबीएस चैनल पर एक न्यूज एंकर हुआ करते थे। हर शाम दुनिया के सभी मुल्कों के लोग उन्हें सुनने के लिए और उनके चैनल पर न्यूज देखने के लिए इकट्ठा होते थे। वॉल्टर को फादर ऑफ टेलीविजन भी कहा जाता है और उनके बाद वाली पीढ़ी उनके प्रति आभार जताती है, क्योंकि उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा है। वॉल्टर को अचानक यूं ही सक्सेस नहीं मिल गई। एक टेलीविजन एंकर होने से पहले वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हुआ करते थे। एक फुटबॉल ब्रॉडकास्टर के तौर पर उनके करियर की शुरुआत तब हुई थी जब वो ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में एक रेडियो होस्ट बने। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक लेसन सिखाया जो वो कभी भी नहीं भूल सके। अपने पहले ब्रॉडकास्ट में उन्हें किसी प्लेयर का नाम तक नहीं पता था, क्योंकि वो फुटबॉल के फैन नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने किसी और की हेल्प लेने की कोशिश की। जब गेम शुरू हुआ तो वॉल्टर को एहसास हुआ कि जिसकी वो हेल्प ले रहे हैं उसे भी कोई खास नॉलेज नहीं है। उनकी ये ब्रॉडकास्ट बेहद बुरी रही और उन्होंने सीखा कि तैयारी करना और जिम्मेदारी लेना ही सक्सेस का सीक्रेट है। इसके बाद उन्होंने काफी मेहनत की और आने वाले गेम के लिए उन्होंने गेम शुरू होने से पहले ही सारे प्लेयर्स के नाम रट लिए। यहाँ तक कि उन्होंने हर एक प्लेयर के बारे में पर्सनल जानकारी भी जुटाई थी। उस गलती और सबके सामने शर्मिंदा होने के बाद वॉल्टर ने सीखा कि परफेक्ट होने के लिए आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ मेहनत का क्या रोल है हमारी लाइफ में, ये जानने के बाद अगला चैप्टर जानते हैं, होप यानी कि उम्मीद, द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। तो ये जो उम्मीद है ना, ये मोटिवेशन का सोर्स है जिसकी हम सबको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तो ये आपको हिम्मत देती है। जब आप थक कर चूर हो जाते हैं तो उम्मीद ही आपको हिम्मत बंधाती है। उम्मीद ही वो फोर्स है जो आपको अपनी लिमिट पुश करने के लिए कहती है। ये आपको परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करती है। ये आपको हंसाती है, आपको अपने सवालों के जवाब देती है और जीत की तरफ ले जाती है। तो बिना उम्मीद के आप फ्यूचर के लिए कभी कोई गोल या प्लान सेट नहीं कर सकते। इंसान बिना खाए पिए कुछ टाइम के लिए रह सकता है, लेकिन अगर आप उनसे उनकी उम्मीद ही छीन लोगे तो शायद वो एकदम भी नहीं चल पाएगा। तो आप लाइफ में उम्मीद बनाकर कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है कि होपफुल रहना आपकी अपनी चॉइस है। जब आप अपने सोचने का तरीका चेंज करते हैं और जिंदगी से पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। आप छोटे छोटे चैलेंजेस सेट करके उन्हें अचीव करके भी होपफुल बने रह सकते हैं। और ये छोटी छोटी जीत ही इंसान की एनर्जी को बूस्ट करती है। जैसे कि जिम एबॉट एक फिजिकल डिसेबिलिटी या कमी के साथ जन्मे थे। उनका लेफ्ट हाथ नहीं था। बाकी पेरेंट्स की तरह उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें लेकर काफी सपने देखे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका लेफ्ट हाथ नहीं है तो काफी निराश और नाउम्मीद हो गए थे। बचपन में जिम आम बच्चों की तरह खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उन्हें एक प्रोस्थेटिक हाथ यानी आर्टिफिशियल हाथ लगवाना पड़ेगा। उनके पेरेंट्स उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर उन्होंने सीखा कि हुक को कैसे यूज करना है। लेकिन उनके पेरेंट्स को लगा कि जिम को वहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो उन्हें घर ले आए। और लाइफ में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि काश जिम अलग और सक्सेसफुल होते। जिम स्पोर्ट्स लवर थे, वो बाकी बच्चों के साथ हर तरह का आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे। कई बार वो घर आकर बोलते कि वो बाकियों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाए या उन्हें बुली किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी खेलने से मना नहीं किया, बल्कि वे उसे एनकरेज करते रहे कि वो बाहर जाकर खेले। उनके पेरेंट्स ने हमेशा ही उनकी हिम्मत बंधाई और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए पुश किया। हाई स्कूल में जिम प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। उन्होंने काफी सक्सेस भी अचीव की और मिशिगन यूनिवर्सिटी के लिए खेले। अपने जैसे कई बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह थे और ऐसे बच्चे उनके पास आया करते थे, उन्हें लेटर लिखते थे और दिल खोलकर मुस्कुराते हुए उनसे मिला करते थे। जिम हमेशा उम्मीद बनाए रखने की बात करते थे कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा इम्प्रूव करने पर जोर दिया है। कई बार वो जीतते थे और कई बार हार भी जाते थे, लेकिन वो रुके कभी नहीं। उनके लिए सब कुछ थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर जिम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते चले गए। जिम जब सक्सेसफुल हुए तो अपने जैसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने। तो जब आप उम्मीद रखोगे तभी सुधार कर पाओगे, और जब आप सुधार करोगे, इम्प्रूव करोगे, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे।
जब आप सक्सेसफुल बनोगे तो सोसाइटी के काम आओगे और दूसरों के लिए एक मिसाल बन पाओगे। तो इस कहानी से बहुत सारा मोटिवेशन लेते हुए जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और अब अगला चैप्टर आता है प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। यानी कि किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर आपको शायद यही ख्याल आता होगा, वाह ये तो बड़ा लकी है, शायद उसे आपकी जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा जो उसे उसके सपनों को अचीव करने से रोक रही हो। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। अक्सर सक्सेसफुल लोग हमसे ज्यादा बड़े चैलेंज फेस कर रहे होते हैं और उन प्रॉब्लम से वो कैसे डील करते हैं ये चीज डिसाइड करती है कि वो ऐसे ही सक्सेसफुल बने रहेंगे या फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम हमारी जिंदगी का पार्ट है जिससे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। इसलिए या तो हम प्रॉब्लम को फेस करके उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं या फिर प्रॉब्लम से हार मानकर बैठ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। प्रॉब्लम जब आती है तो वो छोटी बड़ी नहीं होती, उसके साइज से उसे कम मत आंकिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम को कम आंकने के बाद आप उसे टेम्पररी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो प्रॉब्लम तो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो बार बार सिर उठाती रहेगी। आपको एक चीज ना हमेशा याद रखनी है कि चाहे आपकी प्रॉब्लम बड़ी भी क्यों ना हो, तब भी आपके पास इतनी पावर है कि आप उससे बाहर निकल सको। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं। पहला है, हमेशा ये मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा डर में जीना है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना आपको फ्लेक्सिबल बना देगा। यानी अचानक से प्रॉब्लम आ भी गई तो आप नर्वस नहीं होंगे। दूसरा ये कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसेस में दूसरों को भी शामिल करें। जॉन जब कैलिफोर्निया में एक चर्च के लीडर थे तो उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। पहला तो ये कि चर्च की लोकेशन काफी बुरी थी, दूसरा चर्च बहुत ही छोटा और काफी पुराना था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि चर्च के मेंबर्स को किसी नई जगह पर चले जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, पर फिर धीरे धीरे मान गए, क्योंकि जॉन पहली बार कोई चर्च नहीं बना रहे थे। उन्हें लगा कि ये उनके लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो चर्च को फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। जैसी जमीन वो चाहते थे उसे खरीदने के लिए उन्हें $2 मिलियन जुटाने थे। चलो ये प्रॉब्लम तो किसी तरीके से सॉल्व हो गई, लेकिन अब एनवायरनमेंट का मुद्दा आ गया। जब आप कैलिफोर्निया में कोई नया स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ता है। तो लंबे समय तक लोकेशन को स्टडी करने के बाद एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने ये पाया कि उस इलाके में पंछियों की ऐसी कई सारी प्रजातियां रहती थी जो खत्म होने की कगार पर थी। जॉन को पंछियों की ब्रीडिंग पीरियड खत्म होने तक कम से कम 6 महीने इंतजार करना पड़ा ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सके। इस वजह से उनके सारे प्लान लेट हो गए थे। तब चर्च मेंबर्स को पता चला कि सेम लोकेशन पर गवर्नमेंट की तरफ से रास्ता बनाया जाएगा, तो उन्हें अपनी साइट को रीलोकेट करने पर मजबूर होना पड़ा। एक और प्रॉब्लम जो जॉन और चर्च मेंबर्स को फेस करनी पड़ रही थी वो ये थी कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में काला पत्थर मिला था। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि ये स्टोन हिस्टोरिकल था और ये स्टोन उन लोकल लोगों का था जो कि इस एरिया में करीब 2000 साल पहले रहते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉन को काफी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा ताकि आर्कियोलॉजिस्ट उस हिस्टोरिकल पीस के लिए खुदाई कर सके। परेशानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, इसके अलावा भी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। चर्च मेंबर्स को काउंटी बोर्ड से अप्रूवल लेने में 12 साल लग गए। उसके बाद जाकर बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। तो जिस वक्त तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाई, जॉन इस चर्च के लीडर की पोस्ट से हट चुके थे। उन्हें बाद में पता चला कि उनके जाने के बाद भी कई और प्रॉब्लम्स आए ही जा रही थी और आखिरकार 17 सालों की कड़ी मेहनत, सब्र और इरादे के बाद ये नया चर्च पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो ये कहानी दिखाती है कि किसी भी नए काम को करने में कई मुश्किलें आ सकती है, लेकिन आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि इन प्रॉब्लम से कैसे डील की जाए। इजी सक्सेस और क्विक मनी के लिए शॉर्टकट तरीके ढूंढना बंद कर दीजिए। अपनी प्रॉब्लम का सामना करके ही आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं और अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं। और हीरो बनने के लिए अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ और चीजें जो सीखनी बाकी है, तो बिल्कुल बाकी है। अगला चैप्टर शायद हमें यही सिखाएगा।
जिसका नाम है बैड एक्सपीरियंसेस द पर्सपेक्टिव फॉर लर्निंग। आइए समझते हैं। जब लाइफ में मुश्किल सिचुएशन आती है तो हम में से ज्यादातर लोग खुद को एकदम लाचार समझ लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस की वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे में कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता तो वो खुद को ब्लेम करते हैं और इस चक्कर में और भी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन बुरे एक्सपीरियंस हमेशा बुरे नहीं होते। ये हमें कुछ सिखाने आते हैं, बल्कि यूं कहिए कि हमें सुधार करने का मौका देते हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं, इसलिए कभी ना कभी गलती तो करेंगे ही। लाइफ को बहुत ही सीरियसली लोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हो तो उसे पॉजिटिव नजरिए के साथ हैंडल करें। अपनी गलतियों पर हंसना बुरी बात नहीं है, बल्कि शांत रहकर ही हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और उसे एक रियलिस्टिक तरीके से देख पाएंगे। तो सही नजरिया रखना बहुत जरूरी है। खुद को लूजर ना समझिए और कभी भी हार ना माने, बल्कि सोचिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मुझे सीखने का मौका तो मिल गया। तो गलतियां हमारी कमी नहीं होंगी, इससे हमारी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचेगा, ये सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल है।